way I see it is the government has been pressured. As you know that my brother took up this cause last year itself. In fact, has been saying it again and again. The entire BJP was against it. BJP ministers, Prime Minister himself. In fact, when my brother spoke in Parliament, he was also ridiculed by them for speaking in favor of this. And I feel that now they have come under pressure because everybody, the whole country realizes that this is a necessity. It is needed now. And I'm glad they have come under pressure. I'm happy that they have announced something. I just hope that whatever they do it in a proper fashion, in the proper way, so that the correct facts come out. That's जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है और इसका श्रेय सभी ले रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया। वहीं धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमारी जो लगातार मांगे चल रही थी उससे जो है सरकार झुक गई और जाति मतगणना कराने का, जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण जो इस जाति जनगणना के बाद आरक्षण आएगा, उस आरक्षण के स्वरूप को बदलने की बात होनी चाहिए। उस स्वरूप पर की समीक्षा करनी चाहिए। आरक्षण के स्वरूप की समीक्षा बहुत जरूरी है। इस पर पूरा मेरा एक लेख सुनिए। 6 मिनट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन धैर्य के साथ पूरा लेख सुनिए जरूर और तब सोचिए। जातिगत जनगणना जरूरी हो सकती है, लेकिन इससे भी जरूरी है देश हित में कि आरक्षण के स्वरूप पर चर्चा हो। कि 8 दशक या 80 साल बाद भी आरक्षण का लाभ 100% नहीं दिखा। आरक्षण विभिन्न स्वरूपों से सन 1901 से ही लागू है। गुलामी के दौरान भी और आजादी के बाद भी आरक्षण केवल सत्ता चलाने पाने का ही खेल रह गया। जाति की जनगणना के सभी हिमायती इसे समानता की लड़ाई का नाम देते हैं और यह समानता की बात जमीन से शुरू होती है। और जब जमीन की बात होती है तो धारणा बना ली गई है कि जमीन केवल ठाकुर, ब्राह्मण, श्रीवास्तव के पास होती है या रही है, जबकि जमीन तो यादव, पटेल, मौर्य, जाट, गुर्जर, बनिया, तेली, पासी, सोनकर सहित सभी के पास रही है और है भी। तेली, जाट, पटेल, यादव सभी पिछड़े बनाए गए, यहाँ तक गोस्वामी भी पिछड़े बनाए गए। राजनीतिक दृष्टि से आज के वर्तमान परिवेश में पिछड़े बहुत आगे है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पिछड़े और दलित बन रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पिछड़ा और दलित करते हुए आरक्षण का प्रावधान जारी रखना भारत को और पीछे ले जाने की कोशिश के साथ ही भारत देश के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आरक्षण के स्वरूप की समीक्षा बहुत जरूरी है। जैसे कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देकर इसमें आर्थिक स्थिति जोड़ी गई, वैसा पिछड़ा और दलित में भले ना जोड़ा जाए, लेकिन स्वरूप जरूर बदला जाना चाहिए। जैसे सामान्य वर्ग का ये 10% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा सीटों पर नहीं लागू है। आरक्षण के इसी स्वरूप का फायदा उठाकर पिछड़े जाति में शामिल हुए नेता सामान्य और पिछड़े दलितों को लड़ाकर फायदा उठाते हैं। जो पिछड़ा कभी सामान्य था और आज भी सामाजिक स्थिति में सामान्य ही खुद को दर्शाता है, ऐसा पिछड़ा नेता जब सामान्य वर्ग के गोल में बैठता है तो पिछड़ों और दलितों को अपशब्द कहता है, और जब पिछड़ों और दलितों के बीच बैठता है तो सामान्य वर्ग को अपशब्द कहता है। और इस तरह वह दोनों वर्ग का समर्थन पाकर नेता बना रहता है। इसी स्थिति को रोकने के लिए आरक्षण का स्वरूप बदलना होगा, नहीं तो भारत देश कभी विकसित नहीं बन पाएगा। जातिगत जनगणना बनाम आरक्षण की समीक्षा, भारत के भविष्य की दिशा। भारत में सामाजिक न्याय और समानता की बहस हमेशा से केंद्र में रही है। जातिगत जनगणना को लेकर देश में एक नई बहस फिर से तेज हो गई है। इसके समर्थक इसे सामाजिक समानता की लड़ाई से जोड़ते हैं और तर्क देते हैं कि जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक नीतियां प्रभावी नहीं बन सकती। लेकिन इस बहस के समानांतर एक और बड़ा और गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चा होना आज के दौर में कहीं अधिक आवश्यक है। वह है आरक्षण के वर्तमान स्वरूप की गहन समीक्षा। आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में आरक्षण का इतिहास स्वतंत्रता से बहुत पहले का है। 1901 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। इसके बाद अंग्रेजों के दौर में भी सीमित रूप में इसे लागू किया गया। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि सदियों से वंचित रहे वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। तब इसका उद्देश्य था समान अवसर, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय।
परंतु आज लगभग 80 वर्षों बाद ये पूछना जरूरी हो गया है कि क्या आरक्षण अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह हासिल कर पाया है। आंकड़ों और वास्तविकता में अंतर। जातिगत जनगणना के समर्थक यह मानते हैं कि जब तक हर जाति की संख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण नहीं होगा, तब तक आरक्षण का वितरण न्यायसंगत नहीं हो सकता। ये बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन ये तर्क अधूरा है जब तक ये नहीं पूछा जाए कि क्या वर्तमान में आरक्षण का लाभ वास्तव में उन तक पहुंच रहा है जिनके लिए ये बनाया गया था। भारत में बड़ी संख्या में ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक रूप से भले ही पिछड़ी मानी गईं, परंतु आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से वे आज मजबूत स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए यादव, पटेल, जाट, गुर्जर, मौर्य, तेली, बनिया आदि जातियां न केवल जमीन और संसाधनों की मालिक हैं, बल्कि राजनीति और प्रशासन में भी गहरी पैठ बना चुकी हैं। इसके बावजूद ये जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं। आरक्षण, सामाजिक न्याय या राजनीतिक रणनीति। आज का दुर्भाग्य यह है कि आरक्षण का विषय राजनीतिक हथियार बन चुका है। नेताओं के लिए यह वोट बैंक साधने का माध्यम है, न कि सामाजिक सुधार का यंत्र। अनेक नेता जो स्वयं मजबूत आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आरक्षण की आड़ में खुद को पिछड़ा साबित कर दोनों वर्गों, सामान्य और पिछड़े दलित के बीच खाई पैदा कर अपने लिए राजनीतिक लाभ अर्जित करते हैं। एक ओर वे सामान्य वर्ग के बीच जातिवादी टिप्पणियां करते हैं, दूसरी ओर दलित और पिछड़े वर्ग के मंच से सामान्य वर्ग को दोषी ठहराते हैं। ये दोहरा चरित्र आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्य को ही धूमिल कर देता है। सामान्य वर्ग और आर्थिक आधार। सामान्य वर्ग को हाल ही में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, जिसमें आर्थिक आधार को जोड़ा गया। यह एक सही दिशा में कदम था, क्योंकि यह पहली बार था जब आर्थिक स्थिति को आरक्षण की कसौटी बनाया गया। हालांकि ये भी आंशिक और अधूरा है, क्योंकि यह आरक्षण लोकसभा और विधानसभा सीटों पर लागू नहीं होता। अगर आर्थिक आधार को एक वैकल्पिक मापदंड माना गया है, तो क्या ये तर्क दलित और पिछड़े वर्गों के भीतर भी लागू नहीं किया जा सकता? क्या ये समय नहीं है कि सामाजिक के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आरक्षण की योग्यता का हिस्सा बनाया जाए? समाधान की दिशा में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने का समय आ चुका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि यह किस स्वरूप में अधिक न्यायसंगत और प्रभावी हो सकता है। कुछ संभावित सुधार इस प्रकार हो सकते हैं। क्रीमी लेयर की समीक्षा और कड़ाई से पालन। आरक्षण की समय सीमा तय करना, हर 15 वर्षों में समीक्षा। आरक्षण का लाभ सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित करना। शैक्षणिक और आर्थिक दोनों मापदंडों को जोड़ना। राजनीतिक आरक्षण में भी नई सोच लाना, ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन केवल जाति के आधार पर नहीं। निष्कर्ष: जातिगत जनगणना अगर समानता की नींव है, तो आरक्षण का पुनरावलोकन उसकी मजबूती का माध्यम है। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल पिछड़ा, दलित, सामान्य की राजनीति से आगे निकलकर योग्यता, आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के आधार पर नीति निर्धारण करना होगा। समानता का अर्थ सबको बराबरी से उठाना है, न कि किसी को नीचे धकेल कर किसी को ऊपर लाना। आरक्षण का स्वरूप अगर समयानुकूल बदला गया, तो यह वास्तव में सामाजिक न्याय का औजार बनेगा, वरना ये केवल राजनीतिक स्वार्थों का खेल बनकर रह जाएगा। और हमारी लड़ाई का ही परिणाम है कि इनको जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी।